गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज का वीडियो जो है वो है हमारे प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में इनिशियल जानकारी हासिल की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के बारे में ही, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या सीन है। नॉर्मली जो रूल ये कहता है कि प्रीवियस ईयर हमारा जो होता है उसकी इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं असेसी के साथ कि उसकी इनकम जो प्रीवियस ईयर की है उस पर टैक्स उसको उसी साल, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में वो खड़ा है और कमा रहा है, तो वो अगले साल की वेट नहीं करेगा कि भाई टैक्स मैं अगले साल दूंगा, उसको उसी साल टैक्स पे करना होता है। ठीक है, यानी कि रूल क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन ये कहता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर की इनकम पर भैया उसी टाइम टैक्स लगा लो। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में अभी आप खड़े हुए हैं उस ईयर की इनकम पर साथ के साथ ही टैक्स लगाओ और बात ख़त्म करो। असेसमेंट ईयर में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होगा उसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अभी हम नॉन रेजिडेंट की स्थिति जानने की कंडीशन में नहीं है कि नॉन रेजिडेंट क्या होता है, बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो असेसी होता है वो या तो रेजिडेंट होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। फिर होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि असाधारण निवासी। और तीसरी कैटेगरी आ रही है नॉन रेजिडेंट की, जिसे हम कहेंगे अनिवासी। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हमारा असेसी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो एक बात तो हो गई क्लियर कि नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, वो क्या कर रहा है, वो शिपिंग का बिजनेस कर रहा है। अब शिपिंग बिजनेस में मतलब क्या है, शिपिंग का बिजनेस जो करते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनके शिप्स हैं और वो सामान जो है या वस्तुओं को, गुड्स को या फिर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश की पोर्ट पर, बंदरगाहों तक लेकर जाते हैं। उनका काम होता है, उनका बिजनेस होता है और इसके बदले में वो चार्जेस लेते हैं और ये उनकी इनकम हो गई। तो अब वो पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है लेकिन शिपिंग के बिज़नेस में है और वो अगर इंडिया में आता रहता है शिपिंग के काम के लिए, शिपिंग इंडियन पोर्ट्स पे आता है, तो भाई जब भी उसका चक्कर लगेगा, हम वेट नहीं करेंगे कि भैया इस साल वो कमा कर गया तो अगले साल आकर वो टैक्स दे जाएगा। नो, हमने क्या करना है, उसकी एक राउंड पे जो भी इसकी इनकम बनेगी उस इनकम पर 7.5% से, उसकी इनकम पर जो भी उसने कमाया है उसके ऊपर 7.5% से हम साथ के साथ टैक्स ले लेंगे। क्योंकि हमें ही आइडिया नहीं है ना कि अगला बंदा वापस दोबारा आया ना आया अगले साल, मान लो राउंड ही ना लगा उसका, फिर क्या करोगे, फिर किससे टैक्स लोगे? तो भाई जो उसका टैक्स बनता है वो तो आप लोगे ना, और उसके लिए आपको यू विल हैव टू वेट फॉर फर्दर ईयर और असेसमेंट ईयर, और आप इसी साल ही उसका टैक्स ले लोगे, आप इसी साल उसका टैक्स लोगे। ठीक है, तो याद रखना दो बातें हैं, एक तो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और एक शिपिंग का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, इनकम ऑफ पर्सन। अब वो पर्सन जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस साल मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हो, बट आपका इसी साल या एकदम इस साल के एकदम बाद आप तुरंत इंडिया छोड़ने वाले हो परमानेंटली। अभी कोई गारंटी है कि आप अगले साल आओगे नहीं आओगे, राइट? तो जो लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो डेफिनेटली सरकार के पास उनका रिकॉर्ड तो होता है, क्योंकि इंडिया आप लीव कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते ना इंडिया से। बाकायदा आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वीज़ा के समय लिए जाते हैं आपसे, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं कि आप क्या करते हैं, आपका बिज़नेस क्या है, आप कोई टैक्स ड्यू तो नहीं है। ओके, तो जो भी पर्सन इंडिया को लीव करके जा रहे हैं, तो भैया आपको जाने से पहले इंडियन गवर्नमेंट के प्रति जो भी आपका टैक्स बनता है वो दे कर जाइए। अब वो आपका असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे कि आप अगले साल आओगे ईमानदारी से और दे जाओगे। नो, आपको क्या करना है, करंट ईयर की इनकम पर करंट ईयर में टैक्स देकर जाना है। यू विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर।
राइट। सो ये ध्यान में रखिएगा कि सेम ईयर का इनकम पर सेम ईयर में टैक्स लग जाएगा। उसके लिए हम और एसेसेस की तरह आपके साथ ट्रीट नहीं कर सकते। तीसरी बात, इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मतलब क्या है इसका? अब यहाँ पे दो तीन बातें आपको थोड़ी सी नई दिखाई दे रही हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब ये ध्यान में रखना, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप से है, पर्सन का मतलब पर्सन आपको एक वीडियो में बता रखा है पर्सन का मतलब क्या है, और उस वीडियो में आपको पर्सन के बारे में डिटेल बताया था, तो आई थिंक आपको ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आपको बताया जा चुका है। तो अगर आप किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर हैं या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, मतलब आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल है और आप किसी बॉडी का पार्ट हैं, किसी ग्रुप का पार्ट हैं, सिमिलरली कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और या फिर कोई और ग्रुप है। अब मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहा है इंडिया में, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इसी साल ख़त्म हो गया है, बंद होने वाला है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी कोई डेडलाइन तो होगी, है ना। तो मान लीजिए वो कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्पज़ के लिए बनाया गया था और वो पर्पज़ सॉल्व हो गया है इसी साल, तो डेफिनेटली आप अपनी दुकान बंद कर देंगे, है ना। अब दुकान बंद करने का मतलब तो यह है कि आपका जो टैक्स बनता है क्या वो अगले साल देंगे या इसी साल दे देंगे। तो ऐसे लोग जो इस कंडीशन में होते हैं और जिनकी स्थापना किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हुई है, तो वो पर्पज़ सॉल्व होते ही उनका टैक्स साथ के साथ ले लिया जाता है, उसके लिए अगले साल का वेट हम नहीं करते। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में जो है समझा देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो डिज़ोल्व होने वाली, ऑब्वियसली अब कोई इंस्टीट्यूशन है, समापन हो रहा है उसका या होने वाला है, तो डिपार्टमेंट के तो कान खड़े हो जाएंगे कि भाई ये तो बंद होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको साथ के साथ उनको टैक्स पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत क्लेवर कह सकते हो, बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता है सरकार को टैक्स देने का। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि सरकार जो टैक्स ले रही है क्यों ले रही है, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हम क्यों टैक्स दें। तो टैक्स बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या तिगड़मबाजी करते हैं, है ना। अब बात वही आ जाती है कि ये तो देखो एक सरकार अपनी जगह सही है, और अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है तो मे बी उसका अपना कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, अपना दृष्टिकोण हो सकता है, बट हम उसके दृष्टिकोण से नहीं चल सकते। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करते हैं। कैसे चालाकी करते हैं कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है वो उस प्रॉपर्टी को ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं या करना कर चाहते हैं जिसको ट्रांसफ़र करेंगे तो टैक्स बच जाएगा। अब ये कैसे बचेगा ये मैं आपको डिटेल में हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर कोई पर्सन राइट अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को इसीलिए ट्रांसफ़र कर रहा है कि टैक्स अवॉइड हो सके, और उसका कोई धर्मात्मा वाला इरादा नहीं है कि वो कोई दान पुण्य नहीं कर रहा है। वो दान करने की अलग बात होती है, जब आप कोई चीज़ दान कर देते हो तो वो तो फिर वापस आपके पास नहीं आएगी ना। लेकिन लोग जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं ना कहीं उनके पीछे इंटेंशन ये होती है कि अब एक बार दे लूँ, टैक्स वैक्स का निपट जाए काम, उसके बाद वापस ले लूँगा। तो वो बहुत सारे तरह के प्रोसीजर फॉलो करते हैं टैक्स बचाने के लिए लोग, राइट। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इलीगल हैं, जो गलत हैं, जो लॉ के अगेंस्ट हैं। ओके, तो अब इस टैक्स को बचाने के लिए जब वो ऐसे काम करते हैं और डिपार्टमेंट को अगर ये खबर लग जाती है कि भाई ये बंदा इस तरह की हरकत करने वाला है, तो भाई ऐसा करो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करो जो भी टैक्स बनता है पहले दे दो, उसके बाद आप कुछ मर्जी करो इस प्रॉपर्टी का। तो सरकार या डिपार्टमेंट भी बहुत समझदार है, तो वो ऐसे बंदे की इनकम जो उस पीरियड की है कि भाई जिस समय मतलब जैसे ही मान लीजिए पता है कि अब आप ट्रांसफ़र करोगे तो ट्रांसफ़र के लिए पेपर्स भी तो तैयार करेंगे ना, तो सरकारी तरीके से तैयार होंगे कि यूँ तो है नहीं कि अंदर अंदर आपने कोई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने दूसरे बंदे को पकड़ा दी और बात ख़त्म हो गई। नो, प्रॉपर्टी इस तरह से ट्रांसफ़र थोड़ी ना होती है, उसके लिए तो बाकायदा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रोसीजर है उसके लिए। सो उस प्रोसीजर को करने से पहले क्या करेंगे हम, आप उस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम बनती है उस पर जो भी टैक्स देता है वो आप दे दो, उसके बाद आप उसका कुछ भी करो। तो आपका जो इरादा है ना, नेक इरादा है कि आप टैक्स बचा लोगे, तो वो इरादा कामयाब आपका हो नहीं पाएगा। तो ये इसलिए किया गया कि टैक्स की चोरी से बचाया जा सके, सरकार को जो नुकसान होने वाला आएगा वो नुकसान ना हो। तो इसका मतलब होता है कि सेम ईयर का जो इनकम होगा वो सेम ईयर में ले लेंगे, ताकि अगले साल आप कुछ भी इस तरह के काम करने वाले हो तो उससे हम मतलब सरकार को कोई नुकसान ना हो।
एंड द लास्ट वन इज़ ऑन डिसकंटिन्यूअस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए इस साल आप बिजनेस बंद करने वाले हो, अब आप इस साल जो कमा रहे हो वो अगले साल टैक्स दोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बिज़नेस इसी साल बंद कर दोगे और क्लैरिटी है आपके दिमाग में, तो इस साल के बिज़नेस की इनकम पर आप इसी साल टैक्स दोगे, अगले साल का वेट हम नहीं करेंगे, राइट। तो सेम ईयर का टैक्स, सेम ईयर की इनकम पर सेम ईयर में ही टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो देयर आर 5 पॉइंट्स जिसको आपको डिस्कस करने हैं, कंसिडर करना है जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में टैक्स ना लगा के साथ ही दे दें। हाँ बिल्कुल है, और आप इन पॉइंट्स को एक्सेप्शन के तौर पर बता सकते हो। अब लास्ट टॉपिक हमारा छोटा सा है जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इट्स वेरी इजी टॉपिक। प्रीवियस ईयर 12 महीनों की अवधि या 12 महीनों से कम महीनों की अवधि जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। सेक्शंस दोनों के बता सकते हो। इसमें सेक्शन 3 है जो प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, और असेसमेंट ईयर हमारा आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। तो अगर सेक्शन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी नॉलेज निकल के बाहर आती है कि हाँ आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है क्वेश्चन को। और प्रीवियस ईयर का मतलब आपको समझाना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर का जो टाइम है वो 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी मोर देन और लेस देन 12 मंथ्स, इट इज़ ऑफ 12 मंथ्स ओनली। ओके, प्रीवियस ईयर पहले आता है, असेसमेंट ईयर बाद में आता है ना। असेसमेंट ईयर बाद में आता है, प्रीवियस ईयर पहले आता है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और ये आपके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप प्रीवियस ईयर के भी कोई भी डेट लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आई एम डैम श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और करेंगे तो आप गलती करेंगे हर हालत में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, कैसे देखते हैं हम उसको, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सेम असेसमेंट ईयर में इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको इसके एक्सेप्शंस बताए हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर प्रीवियस ईयर में सेम ईयर में हमने टैक्स लेना है, अगले साल में देना है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।